नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नई 1 करोड़ की लिमिट जारी करी गई है इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2025-26 में। दोस्तों, आईटीआर फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 4 और आईटीआर 3। तो आईटीआर 3 के अंदर एक नई जानकारी अब आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब आईटीआर 3 में आपको 1 करोड़ की लिमिट अगर आपकी होगी या टोटल इनकम जो है वो आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में अब आपको एडिशनल डिटेल देनी होगी। क्या क्या एडिशनल डिटेल देनी होगी? तो यहां पर आपको असेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल देनी होगी जो भी आपकी आईटीआर 3 होगी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि आपका जो ईयर खत्म कब होता है 24-25 का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 का ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 तक जितनी भी आपकी असेट्स और लायबिलिटी अगर कोई खड़ी है तो उसकी डिटेल जो है अब आपको देनी पड़ेगी। अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम अगर एक्सीड हो जाती है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अब अगर आपकी टोटल इनकम हुई तो आईटीआर 3 के अंदर असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको असेट्स और लायबिलिटी की डिटेल देनी होगी। पहले ये लिमिट 1 करोड़ की ना थी, 1 करोड़ से ये कम थी। पहले ये थी आपकी 50 लाख की लिमिट जिसको सरकार ने बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक एक्सक्लूजन यहां पर किया गया है। अगर आपने ऑलरेडी जो डिटेल्स है वो दिखा दी है पार्ट ए ऑफ बैलेंस शीट में, तो ऑलरेडी अगर आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखा दिया है, बैलेंस शीट यानी आईटीआर 3 अगर आप फाइल करते हैं, बैलेंस शीट आप फाइल करते हैं, अगर आपका प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है या फिर अगर आपका प्रोफेशन है, तो ध्यान रखिएगा आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है या तो आप मेंटेन करते हैं या आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं करते, नॉन मेंटेन। तो उस केस में यहां पर अगर आपने डिटेल डाल दी है, इस कॉलम में डिटेल डाल दी है पार्ट ए बैलेंस शीट में, तो उस केस में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल डालनी नहीं है। कहने का मतलब यह है, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर वो एसेट्स दिखा दी है, वो लायबिलिटीज दिखा दी है, तो उस केस में वापस आपको यहां पर इस शेड्यूल के अंदर दिखाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर एएल के अंदर दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट प्रॉपर्टीशिप बिजनेस और प्रोफेशन में क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाती है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टीशिप फंड हो गया, आपके रिजर्व्स हो गए, आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया या आपके एडवांसेस हो गए, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड यानी सोर्स ऑफ फंड हो गया। इसमें फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड जिसमें आपका फिक्स एसेट हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, आपके करंट एसेट्स हो गए, आपके करंट लायबिलिटीज जो है वो हो जाते हैं, आपके एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस है वो हो जाते हैं, जैसे कि आपका डेटर हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, आपके इन्वेंट्री हो गए। तो ये सारी डिटेल जो है वो यहां पर अगर आपका कोई प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है या प्रोफेशन है तो वहां पर ऑलरेडी आप डिटेल इतनी डिटेल में दे देते हैं। अगर ऑलरेडी आपने डिटेल दे दी है तो उस केस में वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां आपको कब दिखानी है? अगर आपकी कोई पर्सनल असेट्स है, पर्सनल डिटेल है जो अभी बाकी है देना और टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपको असेट्स और लायबिलिटी दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो 4 डिटेल आपको देनी होती है। जैसे आपका डेटर हो गया, डेटर की डिटेल देनी होती है, क्रेडिटर की डिटेल देनी होती है, स्टॉक इन ट्रेड की डिटेल देनी होती है और इसके साथ साथ कैश की डिटेल देनी होती है। तो ये 4 डिटेल आपको देनी होती है अगर आपका प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है लेकिन आपका मेंटेन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो 4 डिटेल, और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है तो बहुत ज्यादा डिटेल आपको देनी पड़ती है। फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी हो गई, ये सारी डिटेल देनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रॉपर्टीशिप बिजनेस प्रोफेशन में अगर आप दिखा देते हैं तो उस केस में शेड्यूल एसेट्स लायबिलिटी में आपको दिखाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कौन सी डिटेल आपसे यहां पर मांगी जाती है एसेट्स एंड लायबिलिटी में एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा होती है। तो कौन सी डिटेल जो है वो आपको देनी होती है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर आपको कॉस्ट में दिखाना है या फिर आपको फेयर मार्केट वैल्यू में आपको जो है प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी। तो यहां पर आप कॉस्ट में दिखाएंगे, फेयर मार्केट वैल्यू में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ में ये भी बताएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर कौन सी डिटेल जो है वो आपसे मांगी जाएगी अगर आपका टोटल इनकम
1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च 2025 को, अदर देन पार्ट ए बैलेंस शीट, जो भी प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है या प्रोफेशन है, उसमें ऑलरेडी अगर आपने अपनी असेट्स दिखा दी है, फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, आपका कैश इन हैंड हो गया, डेटर है, क्रेडिटर है, ऑलरेडी अगर दिखा दिए तो वापस यहां पर दिखाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अब टोटल इनकम यहां पर आप क्या कहेंगे? टोटल इनकम मतलब आपकी सैलरी से हो सकती है, आपके बिजनेस प्रोफेशन से हो सकती है, कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। तो जितनी भी टोटल इनकम आपकी है वो यहां पर देखनी है। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में आपको यहां पर जो भी हम डिटेल बता रहे हैं उस डिटेल में आपको जानकारी देनी होगी। सबसे पहली जानकारी जो यहां पर आपको देनी है, डिटेल आपको देनी है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, संपत्ति है, जायदाद है, अगर आपके पास कोई जमीन है, घर है, मकान है, इमूवेबल है, शॉप भी क्यों ना हो, दुकान भी क्यों ना है, तो आपको यहां पर डिटेल देनी होगी। इसमें क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी? एक तो सीरियल नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपको प्रॉपर्टी का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, इसी के साथ साथ एड्रेस आपको बताना है क्या एड्रेस है और पिन कोड क्या दिया गया है, एंड आपको जो अमाउंट है इन कॉस्ट में आपको यहां पर देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये डिटेल जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको देनी होगी। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस, पिन कोड और अमाउंट। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर अमाउंट जो है वो कॉस्ट में आपको देना है ना। कई बार यहां पर कंफ्यूजन होती है कि हम फेयर मार्केट वैल्यू दे या फिर हम कॉस्ट दे। तो यहां पर शेड्यूल के अंदर ही बताया गया है, आसानी से आपको सिर्फ कॉस्ट के तहत देखना है, कॉस्ट ही आपको देनी है, फेयर मार्केट वैल्यू आपको नहीं देनी है। यानी मान लीजिए आपने खरीदा था 2020 में आपने 50 लाख का खरीदा था, लेकिन आज इसकी जो वैल्यू है 2025 में इसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़। तो आपको यहां पर 50 लाख जो है यहां पर लिख देना है। यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी आपने 50 लाख में आप लिख दीजिए, पिन कोड जो है वो लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, जो भी डिस्क्रिप्शन आपकी प्रॉपर्टी का वो भी यहां पर आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट बेसिस पर आपको यहां पर डिक्लेरेशन करना है, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो मार्केट वैल्यू पर आपको कोई भी डिस्क्लोजर यहां पर नहीं करना है। तो पहली डिटेल आपको देनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जितना भी घर, जमीन, जायदाद, आपकी दुकान अगर आपके पास है, तो पर्सनल नेचर की बात कर रहे हैं। पर्सनल अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस में दिखा दिया है, यानी आपने प्रॉपर्टीशिप कंसर्न बिजनेस में दिखा दिया, तो उस केस में वापस डिटेल यहां पर आपको नहीं देनी है। आपको वही डिटेल आपको देनी है यहां पर जो आपने बिजनेस में आपने नहीं दिखाई है। सेकंड पॉइंट जो दिया गया, पॉइंट नंबर बी, यहां पर आपको डिटेल देनी होगी मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपको डिटेल देनी है, लेकिन अब आपको देनी है मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें आपको सीरियल नंबर देना है, डिस्क्रिप्शन देना और अमाउंट यहां पर भी ध्यान रखिएगा आपको कॉस्ट इन रुपीज में देना है। यहां पर भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं देनी है, यानी मार्केट वैल्यू नहीं देनी है। जो भी आपने जब खरीदी है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका कॉस्ट जो होगा वो आपको देना होगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी? तो पहली डिटेल आपसे मांगी जाएगी, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है मूवेबल प्रॉपर्टी में या बिलियन है एक्सेट्रा, इसकी डिटेल आपको देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, आपके पास अगर कोई ड्राइंग है, या आपके पास कोई पेंटिंग है, या आपके पास कोई स्कल्पचर हो गया, या एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो यह डिटेल जो है वो आपसे मांगी जाएगी। जो भी आपके एसेट्स खड़े हुए हैं 31 मार्च 2025 को, इसकी डिटेल आपको देनी है। तो अगर कोई भी ज्वेलरी, बिलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट अगर आपके पास है तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा बोट, व्हीकल, याच या फिर कोई एयरक्राफ्ट अगर आपके पास है तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट अगर आपके पास है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपके पास अगर बैंक बैलेंस है, या इंक्लूडिंग ऑल डिपॉजिट, आपके पास एफडी अकाउंट है तो उसका बैलेंस, तो सभी बैलेंसेस जो होंगे आपके 31 मार्च 2025 को खड़े होंगे, उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई शेयर्स है, शेयर्स में आपने निवेश किया, सिक्योरिटीज में आपने निवेश किया, तो उसका भी बैलेंस यहां पर आपको देना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली हुई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की आपकी ली हुई है उसकी भी डिटेल आपको देनी है। इसके अलावा कोई लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए हैं, गिवन आपने दिए हुए हैं, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। एंड जो भी कैश इन हैंड आपके पास है हाथों में 31 मार्च 2025 को, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी होगी, ज्वेलरी, बिलियन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बोट, व्हीकल, याच, एयरक्राफ्ट, बैंक बैलेंस, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन्स एंड एडवांसेस और कैश इन हैंड, इन सभी की डिटेल जो है वो आपको देनी है। ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2025 को
जो यहां पर आपका खड़ा होगा उसी की सिर्फ डिटेल देनी है। अगर ये सारी डिटेल आपने अगर बिजनेस और प्रोफेशन में ऑलरेडी दे दी है, प्रॉपर्टीशिप बिजनेस और प्रोफेशन में यानी पार्ट ए ऑफ बैलेंस शीट में अगर दे दी है, तो उस केस में वापस ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस में डिटेल दे दी है तो वापस नहीं देनी है। अगर आपके पर्सनल नेचर की एसेट्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर बिजनेस में दे दिया है तो नहीं देना है। और इसको भी यहां पर आपको कॉस्ट बेसिस पर देखना है। नॉर्मली यहां पर जो बैंक बैलेंस है 31 मार्च को जो खड़ा है उसकी डिटेल आपको देनी है। जो भी फिक्स डिपॉजिट है, जो भी 31 मार्च को खड़े हैं, जो भी शेयर्स और सिक्योरिटी है, तो शेयर्स और सिक्योरिटी जो भी आपने परचेस करी है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसके बेसिस पर आपको देना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने में आपने खरीदी है, तो जितने में खरीदी है उसकी डिटेल आपको देनी है। लोन्स एंड एडवांसेस कितना आपने दिया है, जितना आपने दिया, मान लीजिए 10 लाख दे दिया, 50 लाख रुपए आपने दिए हैं, तो 50 लाख रुपए जो है वो आपको देने होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर टोटल इनकम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये जान लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए आपने सेल करी है, कोई प्रॉपर्टी सेल करी है 1 करोड़ 20 लाख की, तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी सेल करिए, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस कर दीजिए 10 लाख रुपए। तो यहां पर आपकी नेट जो इनकम, टोटल इनकम जो निकल कर आती है वो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो उस केस में आपको यहां पर लागू हो जाएगा असेट्स एंड लायबिलिटी ITR 3 के अंदर AL शेड्यूल, और आपको यहां पर जानकारी देनी होगी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी आपके पास, ये तो आपने बेच दी, तो ये प्रॉपर्टी तो आपके 31 मार्च को खड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको यहां पर ये असेट्स और लायबिलिटी की डिटेल देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कोई प्रॉपर्टी अगर आपने बेच भी दी और वो यहां पर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गई, प्रॉपर्टी आपने बेच दी, वो प्रॉपर्टी नहीं है 31 मार्च को भी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई असेट्स अगर आपकी है तो उसकी डिटेल जानकारी आपको देनी होगी। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो सी पॉइंट यहां पर दिया गया, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी असेट्स में ऑफ अ फर्म के असेट्स में या फिर AOP के असेट्स में एज अ पार्टनर, आप पार्टनर है या फिर वहां पर आप मेंबर है, तो उस केस में आपको यहां पर जानकारी देनी होगी। क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी, जो भी सीरियल नंबर है, जो भी नेम और एड्रेस जो भी होगा फर्म का और AOP का वो आपको देना है। पैन नंबर आपको देना है जो भी फर्म है, AOP है। इसके अलावा कितना अमाउंट आपने निवेश किया है, एसएससी ने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी फर्म है, AOP है, कॉस्ट बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट बेसिस पर आपको डिटेल देनी है, मार्केट वैल्यू पर कोई भी डिटेल आपको नहीं देनी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है असेट्स जो भी होगी फर्म और AOP के अंदर एज अ पार्टनर और मेंबर, तो उस केस में ये जानकारी आपको देनी होगी। फर्म का और AOP का नाम देना होगा, फर्म और AOP का पैन नंबर देना होगा, और कितना अमाउंट आपने निवेश किया है कॉस्ट बेसिस पर आपको देना होगा। फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर आपको नहीं देखनी है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो भी लाइबिलिटीज होगी आपकी, जो A प्लस B और C के अंदर हमने जो आपको पॉइंट बताया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये जो पॉइंट हमने आपको बताया था असेट्स रिगार्डिंग फर्म इन AOP, यहां पर अगर आपकी कोई लायबिलिटी है तो वो आपको कॉलम D में देखनी है, जिसके बाद आपका टोटल यहां पर नेट वर्थ जो है वो निकल कर आ जाता है। तो असेट्स और लायबिलिटी माइनस करने के बाद आपका ये नेट वर्थ निकल के आ जाता है। तो लायबिलिटी क्या हो सकती है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने होम लोन लिया है, तो जो भी होम लोन आपने लिया है, सिक्योर्ड लिया, अनसिक्योर्ड होम लोन लिया है, तो उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बिजनेस में ऑलरेडी आपने कोई लोन दिखा दिया है तो फिर वापस यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यह डिटेल ऑलरेडी अगर आपने अपने बिजनेस में, प्रॉपर्टीशिप बिजनेस या प्रोफेशन में दिखा दी है, तो वापस यहां पर दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं क्योंकि आपको यहां पर पता होना चाहिए कि यहां पर आपको सिर्फ वही डिटेल दिखानी है जो आपके पर्सनल नेचर की होगी, यानी जिसको आपने बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं दिखाया है तो ही आपको दिखाना है। अदरवाइज बिजनेस प्रोफेशन में आपको यहां पर अलग से शेड्यूल दिया गया, पार्ट A बैलेंस शीट, तो वहां पर आप दिखा सकते हैं, चाहे आप रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है या नॉन मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो भी वहां पर अगर आप 4 डिटेल देते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर कहीं पर भी डिटेल देनी नहीं होती। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दी कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं तो अब आपको असेट्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2025 को अगर खड़ी है तो उसकी डिटेल जो है वो अब आपको ITR 3 फॉर्म्स के अंदर देनी होगी। ITR 3 किन के लिए होता है? जो लोग बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, और जिनकी कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डिटेल फॉर्म होता है, तो उसके अंदर अब यहां पर 50 लाख से बढ़कर जो डिटेल है वो 1 करोड़ कर दी गई है। तो अब ये नई जानकारी अब आपको यहां पर देनी होगी, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा अगर आपका कोई इंटरेस्ट है किसी भी फर्म या AOP के एसेट्स में
एंड जो भी आपकी लायबिलिटी है, इन 4 डिटेल को आपको डिटेल फॉर्म यहां पर भरना होगा। टोटल इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, पिछले साल यहां पर डिटेल थी, अगर आपका टर्नओवर यानी टोटल इनकम जो है आपकी वो अगर 50 लाख से ज्यादा है तब आपको जानकारी देनी होती थी। लेकिन अब जो छोटे टैक्स पेयर है उनके लिए फायदा है कि उनकी अगर इनकम 1 करोड़ से कम है, 90 लाख है, 95 लाख है, तो उनको फायदा है, उनको कोई भी डिटेल नहीं देनी है। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में डिटेल जानकारी देनी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।